हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर सस्मित्रा पर। और आज आपको पढ़ाएंगे हम सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 3 बल यानी कि फोर्स। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले हम दो पार्ट पढ़ा चुके साइंस में। आपका पहला पार्ट था दैनिक जीवन में विज्ञान और द्वितीय पार्ट था आपका गति या मोशन। तो जो को भी उन चैप्टर को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको वेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 बल या फोर्स सुपर टेट में। पहला है बल। तो बल को कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। तो बल है क्या, पहले ये समझेंगे हमारा बल है वो है क्या। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे। बल क्या है, क्या समझिए आप? किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब इस समय स्थिर है, ये किस अवस्था में है? ये है विरामावस्था में। अब इसमें हम ये लगा रहे हैं बल, ये क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो अब चलने लगी तो गति में इसकी स्थिति परिवर्तन हो गया। या कुछ चल रही है उसको हम एकदम रोक दें, कुछ चल रही है उसको हम रोक दें, तो ये भी क्या कहलाएगा? बल। तो बल दो कार्य करते हैं। बल एक कार्य करता है कि विरामावस्था की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है और गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई बस है, बस खड़ी हुई है, जब ड्राइवर बस का ड्राइवर स्टार्ट करता है तो जो आगे जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, जो बस रुकी हुई है वो आगे को चलने लगती है। किस कारण? बल के कारण। और मान लीजिए वो बस जा रही है और उसे रोकनी है तो ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक क्या है? वो पहियों पर बल ही तो लगा, पहियों पर क्या लगा? वो बल लगा। उस बल के कारण क्या हुआ कि जो बस हमारी चल रही थी वो हमारी रुक जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था यानी रुकी अवस्था अथवा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे। यानी विरामावस्था है तो उसे गति अवस्था में ला दे, या जो कोई गति कर रही है तो उसको विरामावस्था में ला दे, तो कहेंगे वो बल। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। याता परीक्षा में आ जाता है, मात्रक होता है ये। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब पॉइंट 2 है प्रकार, यानी बल कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल होते हैं कुल 4 प्रकार के। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आपका स्थिर विद्युत बल और चौथा बोलते हैं नाभिकीय बल या न्यूक्लियस फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बता दें। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी हमारी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। जैसे हम रुके हुए हैं, हम क्यों रुके हुए हैं? कि पृथ्वी में खींच रही है। कोई चीज़ है, मालूम मार्कर है, और उसको छोड़ दें तो क्या होगा? ये नीचे गिरेगा पृथ्वी पर। क्यों? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जिस बल से पृथ्वी खींच रही है उस वस्तु को उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका मान क्या होता है? ये परीक्षा में आने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर तो होता है मैक्सिमम, तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये परीक्षा में आता क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ होता है या न्यूनतम कहाँ होता है? तो आंसर होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान है उसके ध्रुवों पर होता है अधिकतम और विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। ये परीक्षा में कई बार आया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। तो अधिकतम कहाँ होता है? उसके ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। अब दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यानी चुंबकीय बल है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या लगता है? दो मैग्नेट यानी दो चुंबक के बीच में, दो आवेशों के बीच में। यानी एक आवेश रखा है Q1, आवेश को सब क्या बोलते हैं? Q। एक आवेश Q1 ये है, दूसरा आवेश Q2 ये है, और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है F, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय बल। यानी दो आवेशों के, ये Q1 और Q2 क्या है? ये Q बोलते हैं आवेश को। तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाले F फोर्स या बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल।
तीसरा है आपका स्थिर विद्युत बल। किसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल? इसमें चूंकि स्थिर वह शब्द आ गया तो यहाँ पर जब यहाँ स्थिर आ गया तो यहाँ पर भी हम स्थिर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी स्थिर बिंदु आवेश, यानी एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, इन दोनों जो बल लग रहा है उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत बल। और चौथा बल था आपका नाभिकीय बल या न्यूक्लियस फोर्स। नाभिक किसे कहते हैं? ये नाभिक होता है परमाणु में। परमाणु क्या है? प्रत्येक पदार्थ है जो उसका पदार्थ का सबसे छोटा अंश किससे मिलकर बना है? पदार्थ परमाणु में से। तो परमाणु की संरचना होती है, इसमें कई सर्किल होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसमें सबसे अंदर होता है इसमें सर्किल में, उसको बोलते हैं नाभिक। जो बीच का हिस्सा है इसके उसको बोलेंगे नाभिक, और इसको बोलेंगे कक्षाएं। तो और नाभिक में क्या होता है? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये भी कई पूछ लेते हैं कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बाहर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ लेते हैं कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं, ये पूछ लेते हैं ऑप्शन में। तो लिखेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उस कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और इन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ई से, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। प्रोटॉन पी पर होता है धनावेश, और न्यूट्रॉन ये होता है उदासीन, यानी न तो इस पर प्लस होता है न इस पर होता है माइनस। यानी तीनों कणों पर समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, और न्यूट्रॉन पर उदासीन, यानी कोई आवेश नहीं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ नाभिक चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो दो नाभिकों के बीच नाम इसका है नाभिकीय बल। तो दो नाभिक परमाणु के, दो नाभिक के बीच, एक परमाणु ये एक परमाणु ये है, तो दो नाभिक हो गए। दोनों नाभिकों के या न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, आवेग। आवेग क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को, मेन चीज क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु का आवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल गुणा समयांतराल। कभी कभी क्या होता है, सूत्र दे देते हैं 3 उल्टे सीधे कि बताइए इसमें कौन सूत्र सही है। तो हमारा आवेग का सूत्र क्या होगा? आवेग इक्वल टू बल गुणा समयांतराल, यानी एफ बल को बोलते हैं एफ फोर्स, और समयांतर मतलब टाइम, यानी डेल्टा टी। तो आवेग बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, या आवेग बराबर बल गुणा समयांतराल, यानी बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। और ये होता है किस बराबर? ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतहों की प्रकृति पर। यह मेन चीज है, सतहों की प्रकृति पर, न कि क्षेत्रफल पर। यह कहना चाह रहे हैं इसमें, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि क्षेत्रफल पर। क्या कहना चाह रहा है ये? मान लीजिए दो सतह हैं, सतह मतलब सरफेस, मान एक सतह ये मान लीजिए, एक सतह ये मान लीजिए, दो लेयर हैं। अब घर्षण बल माने इनका रगड़, ये हम इसको इस तरह कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है दो सतहों के बीच? ये घर्षण बल लग रहा है। अब एक बल किस पर डिपेंड है? ये इसके एरिया पर डिपेंड नहीं है कि कितना बड़ा तल है, यानी बड़ा तल है तो ज़्यादा बल लगेगा और छोटा तल है तो कम बल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये निर्भर है किस पे? सतहों की प्रकृति पर। यानी दोनों सतह ये चिकनी हैं, ये दोनों सतह कैसी हैं? चिकनी हैं, तो आराम से, तो इसमें बल कैसा कितना लगेगा? कम। ये जो बल लग रहा है ना बीच में घर्षण बल, वो कम लग, क्यों? चिकनी सतह हैं तो फिसलेंगे एक दूसरे पर। जब फिसलने का क्या मतलब है? फिसलने का मतलब ये है कि इस पर जो बल लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। अब ये दो सतह रफ हों, यानी खुरदरी हों, कैसी हों? खुरदरी हों, तब इनको आपस में घर्षण कराइए तो बहुत धीरे धीरे वो बढ़ेगा आगे। क्यों? वो क्यों बढ़ रहा है? क्यों? उस पर घर्षण बल लगेगा ज़्यादा। कहने का मतलब अगर सरफेस अगर सतह चिकनी है, सतह चिकनी है तो घर्षण बल नहीं लगेगा, आराम से चलेगा ऊपर नीचे जो करके। लेकिन ये सतह खुरखुरी है, रफ है, तो घर्षण बल इस पर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो घर्षण बल जो है वो सतहों की प्रकृति में निर्भर करता है कि सतह कैसी है, न कि उसके क्षेत्रफल पर कि छोटी सतह है या और बड़ी सतह है,
यानी जो घर्षण बल है, जो रगड़ है दो तल की, वो उसके एरिया पर डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है जी हमारा तल है जो हमारा, वो कैसा है, वो तल की नेचर क्या है, वो चिकना है, खुरदरा है या कैसा है। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि घर्षण किस पर निर्भर करता है, तो उत्तर लिखेंगे उस सतह की प्रकृति पर। पॉइंट्स आता है संतुलित बल, यानी इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के परिणामी बल का मान शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। समझ में आता है आपके? संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, उसे कहेंगे संतुलित बल। कैसे? सपोज कीजिए ये कोई पिंड है यार, रखा है, ये पिंड रखा है बीच में गोल, एक बल लग रहा है इधर को और एक बल लग रहा है इधर को। इधर को तो लग रहा है बल 5 न्यूटन, बल की इकाई आए पूछते हैं तो बल इकाई होती है हमारी न्यूटन। तो 5 न्यूटन बल लग रहा है इधर और इसी पिंड पर 5 न्यूटन बल लग रहा है इधर, तो परिणामी बल कितना हो गया? 5 + -5। क्यों? क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। ये बल लग रहा है इधर और ये बल लग रहा है इधर और दोनों बराबर लग रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ये +5 हो जाएगा, जो हो जाएगी -5। तो 5 + -5 = 0, यानी वो चीज़ वहीं वहीं रहेगी, वो भी अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। इसे बोलेंगे संतुलित बल। कहने का अर्थ ये है जैसे एक व्यक्ति मान मैं खड़ा हूँ और 2 व्यक्ति, एक इधर लगा हुआ है एक इधर है, एक मुझे उतनी ही बल से इधर खींच रहा है ये व्यक्ति और दूसरा मुझे उतनी बल से इधर खींच रहा है, तो मैं ना तो इधर जाऊँगा ना इधर जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है और बराबर लग रहा है, तो उसका परिणामी बल रिजल्ट कितना हो गया? शून्य। यानी मैं तो अपनी जगह बना रहा, मैं तो हटा नहीं। अगर इधर एक दिशा में बल ज़्यादा लग जाता, 5 की जगह इधर 7 लग जाता, 7 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, तो मैं इधर को बढ़ जाता। तो चूंकि बराबर बल लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है तो परिणामी बल जो होगा वो लगेगा 0। इस बल को बोलते हैं संतुलित बल। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, असंतुलित बल। अभी इससे पहले पढ़ा था हमने संतुलित बल, अब इसका अपोजिट है, इसको बोलते हैं असंतुलित बल, यानी इसमें संतुलन न हो। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के परिणामी बल का मान 0 नहीं होता है, इस अंतर क्या है? 0 नहीं होता है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। यानी उसमें क्या था संतुलित बल में कि जब 2 बलों के परिणामी बल का मान 0 हो तो कहेंगे संतुलित बल। इसमें परिणामी बल का मान 0 न हो। जैसे कोई वस्तु या कोई वस्तु या पिंड मान लीजिए, एक बल लग रहा है F1 इधर और F2 लग रहा है उस साइड में, अपोजिट साइड में। इधर बल लग रहा है F1 7 न्यूटन, बल का मतलब होता है न्यूटन, तो इधर लग रहा है 7 न्यूटन का बल और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल। तो परिणामी बल क्या होगा? F = 7 + -5, क्यों? जब उधर है दोनों विपरीत दिशा में तो दोनों जुड़ के लेकिन माइनस लगेगा एक दूसरा, तो 7 + -5 = 7 - 5 = 2 न्यूटन, यानी 0 नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे असंतुलित बल। कहने का अर्थ ये था संतुलित बल में क्या था? संतुलित बल में जैसे मैं हूँ, 2 व्यक्ति मुझे खींच रहे हैं, पहले क्या था 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहे थे, 5 के से इधर खींच रहे थे, तो मैं अपनी जगह स्थिर रहूंगा। क्यों? बल दोनों तरफ लग रहे हैं मेरे बराबर, तो जो बल लग रहा था वो होगा संतुलित बल। यानी मैं संतुलित रहा, मैं संतुलित नहीं हो पाया, मैं यानी अपनी स्थिति में रहा मैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, एक खींच रहा है 7 न्यूटन के बल से मुझे, एक खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, तो किसका बल ज़्यादा है? इस वाले का बल ज़्यादा है, तो मैं इधर को थोड़ा खिंच जाऊंगा, यानी मैं संतुलन में नहीं रहा। तो कौन सा बल हो गया ये? असंतुलित बल, यानी इस बल ने मुझको असंतुलित कर दिया, तो ये इसे कहलाएंगे असंतुलित बल, यानी परिणामी बल का मान 0 न हो। अगला 9 पॉइंट, 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताइए। ये आता है, ऑप्शन आते हैं 4, तो उल्टे सीधे आ जाएंगे। आपको सही बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे स्मॉल r²। यहाँ G क्या है? यहाँ G है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
M1 M2 क्या है? ये दो पिंड हैं। एक ये पिंड है जिसका द्रव्यमान M1 किलोग्राम है, दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान M2 किलोग्राम है, और बीच की दूरी होती है R। यानी दो पिंड M1 M2 द्रव्यमान के बीच की दूरी R होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या हुआ? F = कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। 10वां पॉइंट, वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर, एक वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, क्या होगा? वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर, किधर? पथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अवकेंद्रीय बल। और बाहर की ओर तथा बाहर की लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। द्वारा समझिए क्या कह रहा है? वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर यानी केंद्र से अपोजिट दिशा में लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई पिंड है, उस पिंड को हम एक धागे में बांध लेते हैं पहले, किसमें? धागे में। और धागे में बांध करके उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? गोल गोल। यानी हम बीच में पकड़े हुए हैं और धागे से वो पिंड कहाँ घूमेगा? ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ। अब समझिए जो पिंड घूम रहा है चारों तरफ, इस पर कितने बल लग रहे हैं? इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। कैसे? मैं पकड़े हुए हूँ खींच के धागे से, अगर मैं धागे को छोड़ दूँ तो ये बल लगना बंद हो जाएगा। यानी मेरे पकड़ने से क्या है, वो खिंचा हुआ है अंदर को पिंड, तो बल लग रहा है उस पर एक मेरे हाथ की तरफ। यानी जो मैं घुमा रहा हूँ वो पूरे वृत्त का केंद्र मान लीजिए, ये क्या है? वो केंद्र होगा। क्यों? मेरे चारों तरफ वृत्त बनेगा तो मेरा जो हाथ है वो क्या होगा? ये केंद्र। तो ये पिंड एक तो बल लगा रहा है उस मेरे हाथ की तरफ यानी केंद्र की तरफ, और दूसरा यदि मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा? वो एकदम दूर की तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा? बाहर की ओर। यानी एक बल इस पर लग रहा है बाहर की ओर। बस आइए आपके, यानी कोई पिंड यदि वृत्तीय क्षेत्र में गति करता है उस पर हमेशा दो बल लगते हैं। एक बल उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, और दूसरा बल उसके अपोजिट यानी बाहरी दिशा में। तो जो बल बाहरी ओर, जो बल केंद्र की ओर लग रहा है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अभि माने ओर, अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर। और जो बाहर लग रहा है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। अप माने केंद्र से आउट यानी केंद्र से बाहर की तरफ। यानी कि पिंड जब चित्र में दिखाया, जब पिंड गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ बल लग रहा है, उसको बोलेंगे अवकेंद्रीय बल। और जो इस पिंड के जो बाहर जो लगा बल उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। तो कहने का अर्थ है कि किसी वृत्ताकार पथ में घूमते पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है केंद्र की ओर और अपकेंद्रीय बल कार्य करता है बाहर की ओर। पॉइंट 11, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए? 4 ऑप्शन होंगे। आंसर होगा केपलर। या केपलर ने किस संबंध में नियम दिए? उत्तर लिखेंगे ग्रहों की गति से संबंधित। ये ग्रह जो घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, उसे घूमने से संबंधित नियम किसने दिए? आंसर लिखेंगे 4 ऑप्शन में से केपलर ने। और ये व्यवस्था है केपलर ने कौन से किसके संबंध नियम दिए? उत्तर लिखेंगे ग्रहों की गति से संबंधित। अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट 12 है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। क्या कह रहा है ये? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। यार जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं, चाहे सूर्य है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? ये सारे ग्रह सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि वो वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी कक्षा वृत्तीय नहीं, पूरा सर्कल नहीं है, इनकी दीर्घ वृत्ताकार है यानी अंडाकार। मान लीजिए अंडाकार, वृत्त न होकर के अंडाकार कक्षा है, यानी अंडाकार थोड़ी सी और बड़ी, उसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्ताकार यानी बड़ा वृत्त, यानी खिंचा हुआ इस तरह का वृत्त। ये तो ये क्या है? ये चित्र बना हुआ है, ये किस कक्षा है? दीर्घ वृत्ताकार।
यानी इस स्थिति में कभी ग्रह तो सूर्य के पास आ जाता है और कभी ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है। क्योंकि अगर गोल होती कक्षा, अगर कक्षा गोल होती तो जो ग्रह हमेशा सूर्य से समान दूरी पर होता है कि नहीं। अब चूंकि गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, सिर्फ एक स्थिति में ग्रह सूर्य के पास आ जाते हैं और एक स्थिति में सूर्य से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। प्रश्न क्या ये आएगा कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, वो कैसी कक्षा में परिक्रमण करते हैं, वृत्ताकार, गोलीय, दीर्घवृत्ताकार। तो ऑप्शन लगाएंगे हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा। पॉइंट 13 इसी संबंधित हो गया। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। समझिए, जब ग्रह सूर्य के निकट होगा, सूर्य के पास होगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो वेग कम हो जाएगा। अब वैसे ये लगता है कि जब घूम रहे हो समान स्पीड से घूम रहे होंगे, ये एक आम धारणा है, लेकिन हकीकत वैसा नहीं है। चूंकि कक्षा कैसी है, वो वृत्त नहीं है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, तो एक स्थिति में पास आता है और एक स्थिति में दूर पहुंच जाता है। तो जब ये ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो क्या होता है, तो उसका वेग, यहाँ पर वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब दूर आ जाएगा तो उसका वेग घट जाएगा। ठीक है ना। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब सूर्य से दूर चला जाता है तो उसका वेग घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इस बल के कारण ही ये चारों तरफ घूम रहे हैं। तो यहाँ बल सबसे ज़्यादा लगता है। इस बल जब बल ज़्यादा लगता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब दूर चला जाता है तो ये बल कुछ कम हो जाता है, जिस कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 14, देखिए दो पद्धति हैं किसी को मापने की। दो पद्धति होती हैं, एक होता है एमकेएस पद्धति और दूसरी होती है हमारी एसआई पद्धति। एक एमकेएस पद्धति सुना होगा आपने, हाई स्कूल में भी है, 8th में भी है। एक एमकेएस पद्धति होती है, एक होती है एसआई पद्धति। एमकेएस का क्या मतलब है? एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। एमकेएस पद्धति क्या होती है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी हम लंबाई किस में नापते हैं? लंबाई नापते हैं, लंबाई किस में नापते हैं? हम लंबाई मापते हैं एमकेएस के अंतर्गत मीटर में। द्रव्यमान यानी वजन किस में मापते हैं हम? केजी में यानी किलोग्राम में। और समय यानी टाइम किस में देखते हैं? समय सेकंड में। यानी जो हम मापें उसको ज़्यादा मीटर, किलोग्राम और सेकंड के पदों में किसी को मापते हैं तो उसे कहते हैं एमकेएस पद्धति। इसके अंतर्गत त्वरण का क्या मात्रक है? त्वरण का मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक बनता कैसे है? पहले बता देते मात्रक। त्वरण का मात्रक, त्वरण मान एक्सीलरेशन, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसमें? एमकेएस पद्धति में। अब ये मात्रक बनते कैसे हैं? ये मात्रक बनते हैं सूत्र से। जैसे त्वरण है तो त्वरण सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग यानी वेग का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड बटे समयांतराल का सेकंड। तो नीचे सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सूत्र बनेगा, मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कैसे? चाल बराबर का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और बटे समय मात्रक होता है सेकंड। तो मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड। बल का क्या सूत्र होता है? बल का सूत्र होता है बल बराबर एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हो गया, इसलिए से मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिसको हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड मापते हैं उस पद्धति बोलते हैं एमकेएस पद्धति। दूसरी पद्धति एसआई पद्धति। किसकी पद्धति? एसआई पद्धति। इस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है बल का मात्रक? फोर्स का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। दाब यानी प्रेशर का मात्रक क्या होगा? पास्कल।
यानी बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, दाब का मात्रक क्या हुआ, पास्कल, और शक्ति यानी सामर्थ्य पी, शक्ति का मात्रक हुआ वाट, शक्ति का मात्रक हुआ वाट। किसमें, एसआई पद्धति में। ये आता है प्रश्न निश्चित रूप से, ये मात्रक क्वेश्चन एक तो 100% मिलना है। एमकेएस में भी आप पूछ सकते हैं और एसआई में ही पूछ सकते हैं। तो एसआई में देख लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल और शक्ति का मात्रक वाट है। और एमकेएस में बता दिए। अब जैसे बल का मात्रक उसमें पूछा एमकेएस में, तो एमकेएस में बल का मात्रक लिखेंगे यहां से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसमें, एमकेएस में। लेकिन यदि बल का मात्रक एसआई में पूछ रहा है तो लिखेंगे न्यूटन। बात समझिए, बल का मात्रक दो होते हैं, एमकेएस में अलग और एसआई में अलग। एसआई पूछे बल का मात्रक तो न्यूटन लिखेंगे, लेकिन एमकेएस में पूछता है बल का मात्रक तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीधी सीधी बात है, एमकेएस का मतलब है हमें मात्रक मीटर किलोग्राम सेकंड में लिखने हैं, सीधी सीधी मतलब। और जो इसमें नहीं है तो इसका मतलब वो एसआई पद्धति है हमारी। 16 पॉइंट है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी या उत्प्लावन बल का अर्थ क्या है, पर ये समझते हैं। उत्प्लावन मतलब होता है उत्प्लावन यानी ऊपर को लगने वाला बल। जैसे कि हम कुछ तालाब है या स्विमिंग पूल है, उसमें हम कूदें अगर, तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, हमें लगता है हमें ऊपर कोई उछाल रहा है, लगता है। हम अगर जितनी तेजी से हम नीचे जाएंगे उतनी तेजी से हम नीचे से भी ऊपर को बल लगता है। तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। अगर कोई छोटा पिंड है, छोटा बच्चा अगर कूदेगा तो उसे उस पर बल ऊपर को कम लगेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा विशाल आकार कूदेगा तो उतना ही उत्प्लावन बल उस पर ज़्यादा, यानी उस पर उतना ही बल उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। कहने का अर्थ यह है, ये पॉइंट है कि जो बल लग रहा है उस पर, वस्तु पर, बड़े व छोटे पर, वो किस पर निर्भर करता है। ये 4 ऑप्शन दिए आएंगे कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, 4 ऑप्शन दिए आएंगे। तो उसका सही ऑप्शन होगा विस्थापित तरल के भार पर। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, उत्प्लावी बल, उत्प्लावने की बात है। तो उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि छोटा बच्चा जैसे कूदा तो उसने कितना कूदेगा, पानी के अंदर जाएगा, तो उसने कितना पानी उसने विस्थापित कर दिया, भाई अपने शरीर के बराबर ही तो पानी विस्थापित करेगा वो, तो उस पर बल थोड़ा कम लगेगा। लेकिन कोई बड़ा अगर भारी कूदेगा बड़े आकार का, तो वो अपने शरीर उसका बड़ा है, ज़्यादा है, विशाल है, तो अपने शरीर बराबर कुछ ज़्यादा पानी विस्थापित कर देगा, तो उसे बल ज़्यादा लगेगा। तो उत्प्लावन किस पर करता है, जो विस्थापित तरल, यानी जो तरल जिस वस्तु ने उस तरल को विस्थापित किया, जो पिंड गिराया, मनुष्य कूदा, कोई भी गिरी चीज, उस पिंड का जो विस्थापित हुआ, उसमें जो तरल हुआ, जो तो पानी जो वहां से हटा, उसका जो भार था उस पर निर्भर करता है। यानी अगर हल्की वस्तु है तो कम पानी विस्थापित करेगी तो उस पर उत्प्लावन बल कम लगेगा। अगर कोई भारी वस्तु है तो उस पर पानी ज़्यादा विस्थापित कर देगी, उस पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। तो कहने का अर्थ है जो उत्प्लावी बल होता है वो विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 पॉइंट क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। ये ऑप्शन आता है, इसमें चार सूत्र दिए आएंगे और 4 उल्टे सीधे कर देंगे। हमको सही सूत्र बताना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। स्मॉल जी होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो दोनों रिलेशन होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यह एम होता है पृथ्वी का, एम फॉर मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद करना होगा, ये 4 दिए आएंगे, उनको हमें सही पर टिक लगाना है। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर पे। 18 गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार या गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए। ये तो आ चुका है पहले, इसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम बहुत फेमस है वैसे भी। 19 फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो पूर्ण नाम है थॉमस एल्वा एडिसन।
इसको शॉर्ट में हम एडिशन भी कह सकते हैं। तो क्या है, दो चीज़, एक तो फोनोग्राफ और दूसरा बल्ब, विद्युत बल्ब, बिजली का बल्ब। तो एक फोनोग्राफ और विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। 20, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किसने किया? विद्युत धारा के यानी करंट के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर होगा माइकल फैराडे। क्या उत्तर होगा इसका? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किसने किया? माइकल फैराडे ने। 21, रॉकेट संवेग यानी जाएगा, रॉकेट है जो रॉकेट होते हुए उड़ते हैं ऊपर आसमान आकाश में, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर आएगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हम आंसर ऑप्शन आएंगे 4, ऑप्शन में किस पर आएंगे? जिसमें लिखा होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब संवेग संरक्षण क्या है एक तरह से? तो यह रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, जो कि रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए संवेग प्रदान करती हैं। जैसे रॉकेट है तो क्या जैसे खड़ा होता है, फिर जब चलता है तो उसमें क्या निकलती है? नीचे से गैसें। तो इतनी प्रेशर से गैसें निकलती हैं कि वो ऊपर को फिर उड़ता जाता है ऊपर को। तो ये क्या करता है, जो गैसें हैं वो उसके लिए क्या प्रदान करती हैं? उसके लिए पूरा संवेग यानी वेग प्रदान करती हैं, जिससे कि वो ऊपर को सीधा रॉकेट चला जाता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 22, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उससे मिलजुलता भी क्वेश्चन आया था, इससे पहले पढ़ा था मैंने उत्प्लावन वाले के बारे में कि उत्प्लावन किस पर डिपेंड है। वही चीज़ मान लीजिए उसको लगभग कि द्रव में या तो कुछ ही आंशिक डूबी हो यानी थोड़ी आधी डूबी हो, या फिर पूर्ण डूबी जाए। मान लो द्रव में आंशिक मतलब या तो आधी डुबो दें, आंशिक मतलब आधी डुबो दें, या इसको पूर्ण डुबो दें पानी के अंदर, तो जो उछाल मिलेगा नीचे से, उछाल जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल, तो जो उछाल मिलेगा वो उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अब हमने मान लो आंशिक डुबोया, यहाँ मेरे मार्कर ये है, इसे डुबो रहे हम गिलास में, हमने आधा डुबोया आंशिक, तो जितना हिस्सा इसमें डूबा है तो इसकी जो इतना हिस्सा जो द्रव हटाएगा पानी का, तो वो उस हिसाब से कम उछाल होगा। यदि हम पूरा डुबो दें हम गिलास में, तो ये पूरे मार्कर ने जितना पानी हटाया गिलास का, तो वो ज़्यादा होगा मात्रा, तो उछाल उसमें कुछ ज़्यादा आएगा। सीधी बात है, कोई उछाल की मात्रा होती है वो उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। इसी उछाल को हमने क्या बोलते हैं? इसी उछाल को हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, जिसका हमने पिछले क्वेश्चन में एक हमें बताया था। पॉइंट नंबर 23 है, किस वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? तो अब ये समझ लीजिए उत्तोलक, ये उत्तोलक अपने आप में पूरा बहुत बड़ा पॉइंट है। शॉर्ट समझ लीजिए, उत्तोलक होते हैं आपके 3 तरह के। उत्तोलक होते हैं आपके 3 तरह के। एक होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरा होता है आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, और तीसरा होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। एक होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, एक होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, और एक होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल देखिए, कैंची, सड़ासी और तराजू। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं? कूड़ा गाड़ी, सरौता, नींव निचोड़ने का यंत्र। तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं? चिमटा, बेलचा और हल। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे कहेंगे कि कैंची, सड़ासी, तराजू कैसे पहचानेंगे? परीक्षा में सवाल कैसे आएगा? इसमें दे देंगे कैंची, कोमा सरौता, कोमा हल और कोमा चिमटा में प्रथम प्रकार का उत्तोलक छांटिए, कौन सा है? तो उत्तर लिखेंगे हम कैंची। या सकता है कैंची, सड़ासी, तराजू और सरौता में द्वितीय प्रकार उत्तोलक कौन सा है? तो वहाँ से लिखेंगे हम सरौता। अब कैसे छांटेंगे? तो देखिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? जैसे कैंची है, ये क्या है? कैंची बनाई है मैंने, कैंची में सारी फोर्स कहाँ लगती है?
जो कैंची के बीच में जो बोल्ट होता है इस पर पूरा बल लगता है, यानी कैंची के लगभग मध्य में, ठीक है ना। ये बल कहाँ लगता है, बिल्कुल कैंची के मध्य में, जो बोल्ट जिस बोल्ट पर कसी होती है कैंची उस बोल्ट पर लगता है पूरा बल, यानी कैंची के मध्य में। अब दूसरा है तराजू। तराजू पूरा बल कहाँ लगता है, हम हाथ से तराजू पकड़ते हैं तो वो भी कहाँ लगता है, वो भी लगता है मध्य में। और सड़ासी, सड़ासी भी लोग ऐसी होती है कि इसी आकार की, उसका भी बोल्ट भी, उसके जो बोल्ट होता है उस पर भी वही बल लगता है। तो जो बल बीच में लगे वो पहचान लीजिए उसको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जो बीच के बोल्ट पर आए वो चीज़, यानी बल बीच में लगे, जैसे कैंची में बीच में लग रहा है, तराजू बीच में लग रहा है, और जो सड़ासी होती है उसमें भी बीच में लगेगा। तो जिसमें बीच में जो फोर्स लगे उसको छांट लीजिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक, कैंची, सड़ासी और तराजू, इसमें सब बीच में लगता है बल। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार उत्तोलक में कूड़ा गाड़ी, सरौता, नींव निचोड़ने का यंत्र। अब देखिए नींव निचोड़ने का यंत्र है, ये ऐसा होता है इसको इस पकड़ के और नींव दबा देते हैं तो नींव का सारा रस निकल के आ जाता है। इसमें बल लग रहा है तो एक साइड में बल पूरा कहाँ लग रहा है, मान लो वो है नींव निचोड़ने वाला, तो बल कहाँ लग रहा है, बल लग रहा है एक साइड में जिसमें पेच लगा होता है उसमें बल लगता है। तो एक साइड में बल लग रहा हो यहाँ पे, तो समझ लीजिए वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी हम पकड़ते हैं, उसमें पहिए आगे होते हैं अगली साइड में, बिल्कुल बाहरी साइड में, तो पूरा फोर्स का लगता है पहियों पर, यानी अगली वाली साइड में लगता है, बाहर साइड में बिल्कुल, ठीक है ना। यही प्रकार सरौताम होता है। सरौताम जिसमें वो सिपाड़ी काटते हैं हम, सरौता यानी जिससे वो आमरा काटते हैं उससे, यानी मतलब ऐसी यही आकृति होती है, इस पर बल हमेशा एक साइड में लगता है। तो बल अंतिम में एक साइड में लगे तो समझ लीजिए हमारे वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। और तृतीय श्रेणी उत्तोलक कौन से होते हैं, ये चिमटा है, रोटी रोटी पकड़ते हैं ना, वो होता है चिमटा, और ये हमारे पास में ही बिल्कुल, तो पास में लाना पड़ता है बिल्कुल। चिमटा है, बेलचा है और हल है, ये होते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो आप समझ गए, जिसका बल बीच में जाए, बिल्कुल बीच के बोल्ट पर लगे, जैसे कैंची है, सड़ासी है और तराजू, ये सब बीच में लगेंगे, इसको बोलता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। एक साइड में जाए, अंतिम साइड में जाए, जैसे कूड़ा गाड़ी है, सरौता है, नींव निचोड़ने का यंत्र है, ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक हैं। और चिमटा, बेलचा, हल ये कैसे हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब ये है किस वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। अब 3 तरह के उत्तोलक हो गए, प्रथम श्रेणी के, ये द्वितीय श्रेणी के और ये तृतीय श्रेणी के। तो इन तीनों में यांत्रिक लाभ होता है एक, तो यांत्रिक लाभ किस में सदैव 1 से कम होता है, तो वो होता है तृतीय वर्ग के उत्तोलक, यानी ये वाले चिमटा, बेलचा, हल। इनमें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, बेलचा, हल में जो यांत्रिक लाभ होता है सदैव हमेशा 1 से कम रहता है। अब मैं इसके लिए मैंने आपको तीनों उत्तोलक बता दे रहा हूं। देखिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ याद कर लीजिए, तीनों होते हैं, एक ही हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। किसमें, प्रथम वर्ग उत्तोलक में। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक हो सकता है। क्यों, प्रथम लेवल का है, फर्स्ट लेवल का, इसीलिए 3 हो सकते हैं। द्वितीय लेवल का है तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक ही रहेगा। जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं, यानी कौन से, सरौता, नींव निचोड़, इनके, तो इनके यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक ही रहेगा। और जो तृतीय श्रेणी का है, जो तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, ये वाले चिमटा, बेलचा, हल, इनके यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होते हैं। तो आपको यह तीनों तरह के यांत्रिक लाभ मालूम होंगे तो बड़ी आसानी से कर देंगे। क्या क्या समझाया आपने, हमने कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1, 1 से अधिक और 1 से कम, 3 हो सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा अधिक ही रहेगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का लाभ यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम ही रहेगा। अब ये आपके 24, 25, 26 तक हो गए। अब इस चैप्टर का बल का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27। न्यूटन के गति के किस नियम में बल को परिभाषित किया गया है। तो ये अब बता पाएंगे जब आपको न्यूटन के तीनों नियम मालूम होंगे तब, ठीक है ना। तो इसमें पहला नियम कौन सा था, इसमें प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम देखो मैं पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। पहला नियम था जड़त्व का नियम, ध्यान है, जड़त्व का नियम। या तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और यदि गति कर रही है तो गति करती रहेगी।
ठीक है ना, चाहे जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह था हमारा प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम ही था हमारा ये वाला F बराबर ma, जो सूत्र बना था बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जिसमें बल को परास्त किया जाता है कौन सा नियम था? द्वितीय नियम। और तृतीय नियम क्या था? तृतीय नियम का नाम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी आ सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस नियम में है? जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल है वो किस में आता है? तो वो आएगा तृतीय नियम में। किस में आएगा? तृतीय नियम में। तृतीय नियम कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया का बल, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जो है आपका बल परास्त किया है न्यूटन के द्वितीय नियम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर 3 सुपर एटम चैप्टर 3 बल, इसका ये पार्ट आपका पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आर के सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।